Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. In previous video, we had talked about the drainage and Himalayan rivers. Himalayan rivers में हमने पढ़ा था 3 रिवर्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट गंगा, सेकंड इंडस और थर्ड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो 3 रिवर्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया और आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक कंपैरिजन भी किया था हिमालयन रिवर्स का और पेनिनसुलर रिवर्स का। हिमालयन रिवर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हिमालयन रिवर्स है उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है एज कंपैरिजन एज पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर की लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो हम जो इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नर्मदा बेसिन। नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक हिल्स जो है, कौन से स्टेट के, मध्य प्रदेश की, वहां से राइज होती है और डिस्चार्ज क्या होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। आपको अच्छे से पता ही होगा, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इस साइड क्या है, अरेबियन सी, और इस साइड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है इस तरह। लेकिन नर्मदा और तापी ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है कि कहाँ की, पेनिनसुलर एरिया की, जो कहाँ जाती है, अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि कौन सी 2 रिवर्स है जो कहाँ जाती है पेनिनसुलर रिवर में। मेन रिवर में कौन सी आएगी, एक तो नर्मदा और एक तापी, ठीक है। हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें 3 हिमालयन रिवर्स थी, उसमें से गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ गई थी, बे ऑफ बंगाल में, और इंडस जो रिवर है वो कहाँ गई थी, अरेबियन सी में, थ्रू पाकिस्तान, ओके। तो नर्मदा में अमरकंटक हिल है, वहां से ओरिजिन होगी और डिस्चार्ज क्या होगी, अरेबियन सी। हमें सिर्फ ये 2 ही चीजें याद रखनी है, क्लियर है। नेक्स्ट तापी बेसिन। तापी कहाँ से ओरिजिन होती है, सतपुरा रेंज, ये भी कौन से स्टेट से, मध्य प्रदेश, एमपी, और डिस्चार्ज क्या होती है, अरेबियन सी। लगभग सेम ही है, दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है, डिस्चार्ज अरेबियन सी में होती है, बस हिल्स का जो है वो रेंजेस का अंतर है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। नर्मदा और तापी के बाद थर्ड रिवर आती है गोदावरी, द गोदावरी बेसिन, द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो है सबसे बड़ी रिवर है, कहाँ की, पेनिनसुलर रिवर की। तो आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, हिमालयन की कौन सी होगी और आपके पेनिनसुलर रिवर की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो पेनिनसुलर पार्ट की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी रिवर। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, विच रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा देन गोदावरी रिवर, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ओरिजिन कहाँ से होती है, नासिक, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के महाराष्ट्र से ये राइज होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट से होते हुए लास्ट में डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये है गोदावरी रिवर। इसके बाद है महानदी। महानदी ये ओरिजिन होती है छत्तीसगढ़ स्टेट से और डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल। ये 4th पेनिनसुलर रिवर है। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है द कृष्णा रिवर। ये ओरिजिन होती है महाबलेश्वर से और इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। पेनिनसुलर जो रिवर्स है उसमें सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर, यानी फर्स्ट कौन सी थी, गोदावरी, जिसे हम क्या बोलते थे, दक्षिण गंगा। सेकंड नंबर पर आती है कृष्णा रिवर, इसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट से होती है, महाराष्ट्र,
कर्नाटका और एपी यानी आंध्र प्रदेश डिस्चार्ज होगी बे ऑफ बंगाल। तो ये है कृष्णा रिवर। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है 6 नंबर पर कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी रेंजेस से ओरिजिन होती है और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। टोटल हमने 6 रिवर पढ़ी है, पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, इसमें जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप की, भाई ओरिजिन कहाँ होती है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। ठीक है, तो ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। रिवर्स के बाद नेक्स्ट है लेक्स यानी झीलें। ठीक है, अब लेक्स के बारे में हम जैसे पढ़ेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर लेक्स का आपके माइंड में होगा कि क्या होता है। जैसे रिवर होती है वो तो क्या होती है, फ्लो होती रहती है। ठीक है, लेक्स क्या होती है, एक तरह से वो चारों तरफ से क्या होती है, सील होती है। ठीक है, उसके बीच में पानी होता है। हम जैसे पॉन्ड की बात करते हैं, तालाब क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन लेक क्या होती है, काफी बड़ी होती है। ठीक है, अब कुछ शेप है, जैसे ऑक्सबो लेक, लेक बनती कैसे है। ऑक्सबो लेक्स आपकी बुक के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है। तो ऑक्सबो लेक जैसे एक रिवर है, ठीक है, वो इस तरह से जा रही है। ठीक है, टर्न हो रही है, ये रिवर है। जैसे ये रिवर है इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक है, टाइम के साथ क्या होगा कि ये मान लो इसका जो वेव है, वो टर्न है, वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से वेव होने लगी। तो ये वाला जो एरिया था इतना, ठीक है, ये क्या था, ये धीरे धीरे यहाँ पानी आना बंद हो गया, क्योंकि रिवर अब किस तरह से हो रही है, इस तरह से जा रही है ऐसे। तो ये वाला एरिया यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एक लेक बन जाएगी। ठीक है, झील बन जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गई, बहुत ज्यादा नीचे हो गई, गहराई इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये पानी इधर से इधर बहने लग गया, तो ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक हो गई। ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल में आपके बुक में कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो ज्यादा इसको प्रेशराइज मत करना। अब सिंपल सी बात है, तो इस तरह से कुछ ऑक्सबो लेक्स क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है जो लेक होती है, उनके एग्जांपल है, जैसे कुछ फ्रेश लेक्स होती है, जैसे वुलर एंड डल लेक। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, वुलर एंड डल लेक। ठीक है, आपके राजस्थान में भी बहुत सारी लेक है, जैसे जयसमंद, राजसमंद, मीठे पानी की लेक है। आपके अजमेर के अंदर अन्ना सागर, और उसके साथ ही कुछ खारे पानी की भी लेक्स होती है, जैसे चिल्का। ये इंडिया की सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सॉल्टी लेक में आती है चिल्का, 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती है सांबर। ठीक है, ये कहाँ है, जयपुर में, और चिल्का लेक ये है ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, सॉल्टी लेक्स है। ये दोनों फ्रेश लेक है, एग्जाम्पल हो गए। उसके साथ ही लेक्स क्या होती है, अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। जब भी हम कोई टूर पर जाते हैं तो हम ऐसी जो नेचुरल चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें से लेक भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हम देखने भी जाते हैं, जैसे अजमेर में अन्ना सागर लेक देखने गए, या आपका वुलर और डल लेक जो होती है, आपके बहुत से टूरिस्ट इसके लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। और उसके साथ ही ये क्या बनाती है, नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेक, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, आपको जरूर समझ में आए होंगे। और उसके साथ जो भी आपको होमवर्क दिया जाए, मैं आपको हर टॉपिक की एक वर्कशीट बना के देता हूँ, उसको आप नोटबुक में करो और उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका होमवर्क अभी भी नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यू आपको होमवर्क वगैरह बिल्कुल कंप्लीट रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में नदियों का क्या योगदान है। आई थिंक ये आप अच्छे से बता भी सकते हो,
और बहुत इजी भी है, क्योंकि जो रिवर्स है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर की पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नदियां ही हैं। ठीक है, हम तक जो आज पानी पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? रिवर्स का है। फ्रेश वाटर ओरिजिन होता है। नेक्स्ट, इरिगेशन या एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होती है, तो जहां जहां रिवर होगी उसके आसपास क्या होता है, एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, क्योंकि पानी सबसे बड़ी नीड एग्रीकल्चर की क्या है? वाटर। उनको कहाँ से मिल रहा है? रिवर से मिल रहा है। तो जो भी रिवर्स है उसमें से क्या निकालते हैं? कैनाल्स भी निकालते हैं। ठीक है, और उन कैनाल्स के आगे भी क्या होता है? एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत बढ़िया होता है। तो इसका जो सारे इरिगेशन का या एग्रीकल्चर जो मोस्टली किस पर डिपेंड करती है? रिवर्स पर। रिवर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रो पावर जनरेशन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे जनरेट होती है? रिवर्स के थ्रू। आपको अच्छे से पता है, जैसे एक रिवर है उसके नीचे क्या टर्मिनेटर वगैरह लगाया जाता है, जिससे जैसे वो क्या करता है, घूमता है, उससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाइड्रो पावर जनरेशन में भी रिवर्स का क्या है? बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है सेटलमेंट्स ऑन द रिवर्स बैंक हैव डेवलप्ड सिटीज। आपने हमेशा देखा होगा, आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमने सिंधु सभ्यता को के बारे में पढ़ा था। तो सिंधु सभ्यता कौन सी रिवर के आसपास थी? इंडस रिवर के आसपास थी। कालीबंगा कौन सी रिवर के आसपास थी? घग्गर रिवर के आसपास थी, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हमेशा से ही इंसान जो है वो नदियों के आसपास रहना पसंद करता है। ठीक है, चाहे हम आज से जो शुरुआत का हम देखें, कोई भी देश की हम सभ्यता देखेंगे, जैसे मिस्र, इजिप्ट की कौन सी है? नील रिवर के आसपास। तो वो नदियों के आसपास रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि बेसिक नीड हमारा क्या है? पानी है, वाटर है। तो उसका मेन सोर्स क्या था? रिवर। तो इसीलिए कोई भी आप बड़ी सिटी देख लो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कौन सी? यमुना रिवर के आसपास है ना। उसी तरह आप कोई भी बड़ी सिटी देखोगे, कोई ना कोई रिवर के बैंक किनारे पर आपको मिलेगी। इसके साथ ही द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, दोबारा रिवर्स क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। दूसरा, इरिगेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए रिवर्स बहुत जरूरी है। हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट्स ऑफ द रिवर बैंक हैव डेवलप्ड सिटी। जो भी डेवलप्ड सिटीज है उनका जो सेटलमेंट है मोस्टली, क्योंकि जरूरतें सारी की सारी जो बेसिक नीड है रिवर के थ्रू ही पूरी होगी। कौन से? डेवलप्ड सिटी की। नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिवर पॉल्यूशन, जो कि अब की सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है कि जितनी भी इंडिया की जो रिवर्स है वो क्या है? मोस्टली पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो अब इनको क्यों पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा उनमें क्यों है? उसका सबसे बड़ा, अगर हम रीजंस की बात करें तो उसके सबसे बड़े कारण जैसे कुछ है, जैसे डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल। डोमेस्टिक जो भी लॉन्ड्री वगैरह है या कुछ भी हमारे यहाँ से जो गार्बेज जाता है वो रिवर्स में जाता है, नदियों में हम फेंकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शायद हम सब लोग हैं। तो उसके अलावा म्युनिसिपल, तो ये कारण क्या है? ये रीजन है किसके? रिवर पॉल्यूशन के। सेकंड, अर्बनाइजेशन, यानी आपको पता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो मेन जो पॉपुलेशन है उसका अट्रैक्शन होता है अब के समय में सिटी, जो मेगा सिटीज है वहाँ पॉपुलेशन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कंटिन्यू क्या हो रही है? रेज हो रही है, बढ़ रही है। तो उनके सभी के वहाँ जाने से क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है आसपास की जो रिवर में, वो उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा जैसे हम सिटीज में देखेंगे, जैसे आप अगर दिल्ली के अंदर चले जाओ तो यमुना रिवर आप दिल्ली के अंदर देखोगे तो आप सबको बहुत हैरानी होगी
कि हमने आज तक यमुना रिवर को एज ए होली रिवर, पवित्र नदी के रूप में पढ़ा था, और आप जब उसकी पोजीशन देखोगे दिल्ली के अंदर तो आपको ऐसे बिल्कुल एक गंदे नाले की तरह वो दिखेगी। तो जैसे जैसे सिटीज के अंदर वो जो रिवर्स है उनका जो पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मेन रीजन क्या है? केमिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज है आसपास, जो रिवर के आसपास जो इंडस्ट्रीज है, वो अपना जो आपका जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्टेज होती है वो कहाँ, वो रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। और उन वेस्टेज के अंदर काफ़ी बार क्या होता है, केमिकल्स भी होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी रिवर के यानी पानी तो उसके अंदर गंदा हुआ ही, उसके साथ ही उसमें वो केमिकल मिल जाने से उसका जो पानी होता है वो जहर की तरह हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हानिकारक होता है हम सब के लिए, या जो भी लोग उस रिवर के पानी का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो भी रिवर्स है उनका जो पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके लिए हमें और गवर्नमेंट को, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट अगर कोई इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए और हम उसको फॉलो ना करें तो भी वो सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमें और गवर्नमेंट दोनों को इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और शायद हमने पीछे जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि फला रिवर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई, उसका पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ से पहाड़ दिखा रहे, पंजाब से हिमालय के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। गंगा रिवर है, उसमें अगर आज आप कुछ सिक्का डालो, कॉइन डालो तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। क्यों था? क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, हम अपने घरों में थे। तो इसके लिए अगर आज रिवर पॉल्यूटेड है तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? आप और हम सभी। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए जितने भी आप प्रयास हम सब कर सकते हैं विद गवर्नमेंट, तो जो रिवर जितने भी पॉल्यूटेड है वो क्लियर हो सकती है। हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 3rd चैप्टर ड्रेनेज। अच्छे से आप अपना होमवर्क कर लें।